गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं हिमांशु सिंह साकेत आईएएस के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत करता हूं। चलो फ्रेंड्स, तो आज हम लोग जेट स्ट्रीम, जो क्लाइमेटोलॉजी में हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, वो है जेट स्ट्रीम। पीछे सेक्शन में हम लोगों ने विंड्स की बात की थी, जिसमें हमने प्लेनेटरी विंड्स, आपका सीजनल विंड्स एंड लोकल विंड्स की बात कर ली थी। ओके, अब आगे इससे बढ़ते हैं। इन्हीं विंड्स में से एक परमानेंट टाइप की विंड है, जो कि आपके पूरे ग्लोब पर, यानी अर्थ पर हमारे, ये एक फिक्स डायरेक्शन में, ओके, साल भर मूव करती रहती है। ठीक है, तो अगर ऑन द बेसिस ऑफ नेचर बात करें तो ये भी एक जस्ट लाइक एज परमानेंट विंड की तरह ही है। ओके, ग्लोबल विंड है, पूरे ग्लोब पर ये आपकी फ्लो करती है। ठीक है, तो इस विंड को हम लोग जेट स्ट्रीम के नाम से जानते हैं। जेट इसका नाम क्यों दिया गया है? ठीक है, ये इसकी फास्ट मूविंग स्पीड की वजह से। ठीक है, ओके। और दूसरी बात कि ये स्ट्रीम जो है, इसमें हम लोग इस वीडियो में क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं। ये जेट स्ट्रीम, इनका फॉर्मेशन कैसे होता है, क्या इनके इम्पैक्ट होते हैं, ठीक है, और कौन कौन से ऐसे फैक्टर है जो इनको इन्फ्लुएंस कहते हैं। इसी में कोरियोलिस फोर्स और प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स, इनका इम्पैक्ट भी देखेंगे। ओके, और बाकी जो है हम लोग इसका वेदर और इंडिया पे भी इवन क्या इफेक्ट पड़ता है, इंडियन क्लाइमेट पे, इंडियन मॉनसून पे क्या इफेक्ट पड़ता है, ये सब हम डिस्कस करेंगे इसमें। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग इस वीडियो को। तो भाई, फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम बात करते हैं सीधे डेफिनेशन की, व्हाट इज जेट स्ट्रीम। ठीक, तो जेट का सिंपल सा मीनिंग क्या है? जेट का सिंपल सा मीनिंग देखिए, जेट इट इज अ फास्ट स्पीड। ठीक है ना, कोई ऑब्जेक्ट है, बहुत फास्ट स्पीड से मूव कर रहा है, फास्ट स्पीड्स को डिनोट कर रहा है। एंड स्ट्रीम, व्हाट इज स्ट्रीम? स्ट्रीम क्या है? ये एयर का एक नैरो बैंड, एक नैरो बैंड है, ठीक है, एयर मास, जो किसी एक डायरेक्शन में, ओके, वेरी फास्ट मूविंग कर रहा है। ओके, तो इट इज अ नैरो बैंड ऑफ एयर। ओके, ये स्पीड की बात करें तो ये लगभग 120 से 400 किलोमीटर पर आवर। ओके, ये इसकी स्पीड हो सकती है। ठीक, ये हमारे ट्रोपोस्फियर में अगर हम बात करें, जो हमारे एटमॉस्फेयर की निचली लेयर है, ट्रोपोस्फियर, ट्रोपोस्फियर में, अपर ट्रोपोस्फियर में ये पाए जाते हैं। ओके, यानी अगर हम सरफेस से बात करें तो लगभग 6 से लेके 15 किलोमीटर की हाइट पर ये आपको मिलेंगे। क्लियर है? यानी वहां पर आपको अगर हम बात करें तो ट्रोपोपॉज के आसपास, ट्रोपोपॉज क्या है? एक बाउंड्री है जो ट्रोपोस्फियर और स्ट्रेटोस्फियर को सेपरेट कर रही है। तो ट्रोपोपॉज के आसपास इनकी हाइट बनी रहती है। ओके, तो क्या हुआ ये आपका? तो जेट स्ट्रीम इज अ नैरो बैंड, ओके, of fast moving air near the top of troposphere, okay, and it separate mass of cold air from a mass of warm air। ठीक है, यहां पे यही पॉइंट मेन है, कोल्ड एयर एंड वार्म एयर। जब कोल्ड एयर, आपको पता है कोल्ड एयर है वो हैवी है, डेंस है, वो आपका कैसा प्रेशर क्रिएट करती है? हाई प्रेशर क्रिएट करती है। ओके, जबकि अगर हम बात करें वार्म एयर की, वो क्या होती है? एक तो डेंसिटी उसकी कम है, ठीक है, हल्की होती है ये। ठीक, तो ये आपकी जो नॉर्मली क्या क्रिएट कर रही है भाई? लो प्रेशर क्रिएट करती है। तो जब हमारे अर्थ पर, जब हमारे अर्थ पे इस तरीके से इमेज को देखें हम, जब हमारे अर्थ पे देखिए, ये इक्वेटर है और ये पोलर रीजन है। इक्वेटर से इस तरफ की ओर ये जो आपका ट्रॉपिक्स है, ठीक है, इस ट्रॉपिक्स में टेम्परेचर हाई रहता है, टेम्परेचर हाई रहता है, और ऊपर वाले पार्ट में हम बात करें, यहाँ पे टेम्परेचर लो रहता है कंपैरेटिवली, बिकॉज ऑफ इंक्लिनेशन ऑफ एंगल। ओके, किसके? सन, जो हमारा इंसोलेशन होता है, जो सनरेज होती है, वो हमारे अर्थ पे हर एक लैटिट्यूड पे अनइवन पड़ रही है, जिसकी वजह से यहाँ पे जो प्रेशर है, टेम्परेचर डिफरेंसेस आ रहे हैं और प्रेशर ग्रेडियंट डेवलप हो रहा है। ठीक है, इन्हीं प्रेशर ग्रेडियंट की वजह से कहीं पे लो प्रेशर, कहीं पे हाई प्रेशर, और इसी की वजह से ये जो अपर ट्रोपोस्फियर में हम बात करें, जब ऐसे लो प्रेशर और हाई प्रेशर क्रिएट होते हैं तो उसमें क्या होता है? इस तरीके से एक विंड डेवलप होती है। ठीक है, और ये विंड जो होती है काफी फास्ट मूविंग विंड होती है। ठीक, और इस तरीके से ये मिएंडर्स बना के, ये दिख रहा होगा आपको, मिएंडर्स बना के ये मूव कर रही हैं। ठीक है, यानी विसर्व के आकार में ये मूव करती हैं। क्लियर? ओके, तो इसमें हम बेसिक बात कर रहे हैं जेट स्ट्रीम की। तो ये आपका छोटी सी डेफिनेशन हो सकती है इस जेट स्ट्रीम की। क्लियर है? आगे चलते हैं भाई, हम बात करेंगे कि जेट स्ट्रीम फॉर्म कैसे हो रहा है। ओके, तो देखिए इसमें डिफरेंसेस इन एयर टेम्परेचर, ओके,
अभी हमने बताया कि जो ट्रॉपिक्स है यहाँ पे टेम्परेचर एयर ज्यादा है, ओके, और हम पोल्स की बात करें तो वहां पे टेम्परेचर कम है। तो इसकी वजह से क्या होता है, जो प्रेशर होता है उनमें भी डिफरेंस डेवलप होता है और एक प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स बनता है, ठीक है। ये प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स जो होता है, जैसे मान लीजिए ये हाई प्रेशर है एंड ये है आपका लो प्रेशर, क्लियर है, क्लियर है। तो इसमें हाई प्रेशर और लो प्रेशर, तो प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स क्या होता है, देखिए सिंपल सा इसको समझिए कि जब प्रेशर को, ठीक है ना, यानी डिस्टेंस के साथ जब प्रेशर के चेंज, प्रेशर जो है उसके चेंज हो रहा है, यानी उसकी जो रेट है चेंज होने की वो आगे डिस्टेंस के साथ वेरी कर रही है, दैट इज कॉल्ड प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स। यानी दूरी के साथ जब प्रेशर, दबाव जो है आपका वो परिवर्तित हो रहा है, यही आपका क्या कहलाता है, प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स कहलाता है, ठीक है। और हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर ये इसी तरीके से मूव करता है, ठीक, ओके। तो इस तरीके से इन्हीं को फॉलो करते हुए विंड भी फ्लो करती है, ठीक। तो पहला तो प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स हो जाता है और ये हाई स्पीड विंड होती है, ठीक है ना, जिसकी वजह से फिर ये जब प्रेशर, जितना ही ये प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स होगा उतना ही तेजी से ये मूव करेंगे, क्लियर है। और दूसरी बात कि इस पे एक फोर्स काम करता है, अभी हम उन फैक्टर्स की बात कर लेते हैं। देखिए जो एयर्स होती हैं, ठीक है ना, या अगर हम सीधे बात करें विंड्स की, विंड्स की हम दोनों विंड्स को देख रहे हैं, एक ऐसी विंड्स जो सरफेस पे फ्लो करती हैं और एक जेट स्ट्रीम टाइप की विंड्स जो अपर ट्रोपोस्फियर में, ठीक है। जो विंड सरफेस पे फ्लो करती हैं वहां पर तीन उनको जो फैक्टर होते हैं वो रेस्पॉन्सिबल फैक्टर है जो उनको इफेक्ट करते हैं। नंबर फर्स्ट इज प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स, ओके। पहला है प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स। प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स जितना ज्यादा होगा उतना ये स्टेबल होंगी, उतना स्ट्रांग होंगी, ठीक है। नंबर सेकंड है आपका कोरियोलिस फोर्स, ओके, कोरियोलिस फोर्स। कोरियोलिस फोर्स एक इंपॉर्टेंट फिनोमेना है जो कि अर्थ के रोटेशंस की वजह से डेवलप होता है, अभी हम डिटेल में इसको देखेंगे। एंड द थर्ड वन इज फ्रिक्शन, ओके। हमारे अर्थ के सरफेस पे, चूंकि हमारा अर्थ का सरफेस भी अनइवन है, कहीं पे माउंटेन है, कहीं पर प्लेट्यू है, कहीं पे ऐसे डिप्रेशन क्रिएट है, ठीक है ना, तो हाई एंड लो इस तरीके के रिलीफ्स हमारे अर्थ सरफेस पर है। तो ये जो विंड्स जब फ्लो करती है हमारे नियर टू सरफेस, ओके, तो इस पे क्या होता है, इनको रेजिस्टेंस का सामना करना पड़ता है। यही रेजिस्टेंस क्या क्रिएट कर रहा है, फ्रिक्शन। और नीचे वाली जो एयर होती है, आपको पता है नीचे हमारे सरफेस पे, ठीक है, एयर डेंसिटी ज्यादा है, ओके, तो उनको डिफरेंट डायरेक्शन से मान लो एयर मूव कर रही है, तो इसमें भी उनको फ्रिक्शन का सामना करना पड़ रहा है, ठीक। तो ये जो हमारे लैंड सरफेस पे फ्रिक्शन होता है, ये क्या होता है भाई, हाई होता है। कंपैरेटिवली अगर हम बात करें सी सरफेस पे, ये फ्रिक्शन बहुत कम होता है। सी सरफेस पर, ऑन सी सरफेस फ्रिक्शन इज लेस एंड ऑन लैंड सरफेस इट इज हाई, क्लियर है भाई, ओके। तो ये तीन मेजर फैक्टर हैं, इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा, ये पॉइंट में पूछ लिए जाते हैं एग्जाम में। तो इन विंड्स को कौन कौन से फैक्टर इफेक्ट कर रहे हैं, प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स, कोरियोलिस फोर्स एंड फ्रिक्शन, ओके ना, ठीक है। दूसरी चीज है ये डिफरेंसेस जो हैं, ठीक, विंड की वजह से, व्हेन द डिफरेंस ग्रेटेस्ट, ओके, तो पहला पूछ रहा है ये कि ये जो डिफरेंस है ये ग्रेटेस्ट कब होता है, ठीक है, और वीकेस्ट कब होता है, ठीक। तो देखिए ये जो प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स है, ओके, ये टेम्परेचर की वजह से डेवलप हो रहा है। टेम्परेचर हाई, ओके, तो लो प्रेशर, टेम्परेचर लो तो हाई प्रेशर, ओके। अब जब इनके बीच में जितना ज्यादा वेरिएशन होगा, ओके, जब विंटर्स की बात करें, विंटर्स में क्या होता है, ये जो होता है हमारा, यहां पे हमने बात की थी जब प्रेशर बेल्ट की, ठीक है, विंटर्स के टाइम में आपको पता है ITCZ का साउथवर्ड शिफ्टिंग होता है, ठीक है। ये सारे फिनोमेना एक साथ जुड़े हुए हैं, ठीक है। ऐसे समझिए कि ITCZ जो है साउथवर्ड शिफ्टिंग हो गया, जो सन रेज है इस समय ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के पास, ठीक है ना, वहां पर ये परपेंडिकुलर पड़ रहा है। तो ऐसे में क्या होता है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में विंटर्स टाइम होता है, तो वहां पर क्या होता है, जो कोल्ड एयर का इफेक्ट होता है वो काफी नीचे तक आ जाता है, ठीक है। ऐसे में क्या होता है कि ये जो कोल्ड एयर और जो वार्म एयर है इनके बीच में डिफरेंसेस काफी ज्यादा बढ़ जाते हैं, यानी कोल्ड एयर और ज्यादा कोल्ड हो जाती है और वार्म एयर तो रहती है। तो इसकी वजह से ये जो प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स होता है वो भी इंक्रीज कर जाता है और ये जो आपकी जेट स्ट्रीम होती है ये स्ट्रॉन्गेस्ट हो जाती है, ठीक है ना। तो इन विंटर्स टाइम में जो जेट स्ट्रीम रहती है वो स्ट्रॉन्ग रहती है एंड समर टाइम में ये क्या रहती है, आपकी वीक रहती है, क्लियर है, ओके।
तो चलें इसको हम देखते हैं। अब बात करते हैं भाई इसके फिनोमेना की, जो इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से ये डेवलप हो रहा है। ओके, नंबर फर्स्ट फैक्टर लेंगे हम भाई कोरियोलिस फोर्स की। ओके, देखिए कोरियोलिस फोर्स है क्या, ऐसे समझिए इसको। हाँ, कोरियोलिस फोर्स जब हमारा अर्थ अपने एक्सिस पे रोटेट कर रहा है, क्लियर है, ध्यान से सुनिएगा इसको, तो वो वेस्ट से ईस्ट डायरेक्शन में मूव कर रहा है। क्लियर, ओके। हमें पता है, एक सिंपल छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूं, इसको देखिए। ये मान लो अर्थ है हमारा, ठीक है, और ये है हमारा कौन सा पोल, नॉर्थ पोल है। हम जस्ट इमेजिन कि हम जो अर्थ है उसको हम ऐसे ऊपर से देख रहे हैं, क्लियर है, ऊपर साइड से। तो ऐसे में हमको ऊपर क्या दिखाई दे रहा है, एकदम बीच में सेंटर पे नॉर्थ पोल दिखाई दे रहा है, ठीक है। और नॉर्थ पोल, और जो हमको उसका आउटर सबसे बाहर का जो लेयर यानी सर्कुलर लेयर दिखाई दे रहा है वो हमारा इक्वेटर होगा। क्लियर है, तो ये जो बाहर आपकी लेयर है ये इक्वेटर है, और बीच में ये यहाँ पे आपका क्या है भाई, ऊपर नॉर्थ पोल दिखाई दे रहा है। अब सिंपल सा फंडा है, एक पॉइंट में यहां इमेजिन कर लेता हूं, एक पॉइंट में यहां इमेजिन कर लेता हूं, नियर इक्वेटर। तो अगर हम इसको रोटेट कराएं, देखो अर्थ रोटेट कर रही है, मान लो अगर ये रोटेट करती है एक राउंड, ओके, तो इसमें डिस्टेंस किसने ज्यादा ट्रेवल किया, यानी टाइम तो भाई आपका फिक्स है, टाइम उसी टाइम स्पेन में, मान लो 24 घंटे में इसने भी डिस्टेंस ट्रेवल की और इसने भी एक डिस्टेंस ट्रेवल की। तो डिस्टेंस किसने ज्यादा ट्रेवल की, इसका जो डिस्टेंस होता है वो दूरी इसने ज्यादा तय की, जबकि इस पॉइंट ने दूरी क्या है वो कम तय की, इसका डिस्टेंस कम है। ओके, तो टाइम, डिस्टेंस एंड स्पीड के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करें तो दूरी ज्यादा है और टाइम इक्वल ले रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है कि ये वाला पॉइंट क्या फास्ट मूव कर रहा होगा, सिंपल सा फंडा, ये वाला पॉइंट स्लो मूव। भाई इसको तो इतनी छोटी सी दूरी चलनी है ना, और समय उतना ही है, इसको इतना बड़ा दूरी तय करना है और समय उतना ही है फिक्स, ओके, दोनों का सेम टाइम। तो ऐसे में इसको तेज मूव करना होगा और इसको स्लो मूव करना होगा। क्लियर, अब इसी पॉइंट को हम फोकस कर रहे हैं। तो जो भी पॉइंट हमारा इस इक्वेटर के आसपास है वो वाला एरिया क्या कर रहा है, तेजी से रोटेट कर रहा है, ठीक है। और जो हमारा ऊपर वाला एरिया है वो यानी टुवर्ड्स द पोल, ओके, वो वाला एरिया क्या कर रहा है आपका, उसके सराउंडिंग जो लैंड सरफेस है वो धीरे धीरे रोटेट कर रहा है, ओके, कंपैरेटिवली। तो ऐसे में क्या होगा, यहां पे मैंने एक एग्जांपल दिया, इसको समझिए। मान लो यहां पे मैंने इक्वेटर पे कोई लगा दिया, एक कैनन लगा दिया, तोप लगा दी, ठीक है, और हमको यहां से हिट करना है, ठीक है, एक एग्जांपल है जस्ट, यहां आगे रसिया पड़ जाएगा ऐसा कुछ सोचा ना भी मत। ओके, तो भाई ये है मामला कि यहाँ पे हमने एक कैनन लगा दिया, अब यहां से ये फायर करता है। जस्ट इमेजिन कि मान लो किसी पॉइंट पर हमको ये फायर करना है, इस पॉइंट पे, ओके, इस वाले पॉइंट पे हमने टारगेट बनाया, सीधा एकदम बनाएंगे, क्लियर है, एंगल हमको दिख रहा है कि भाई एकदम सामने है, तो एकदम सीधे एंगल पे इसको फायर करेंगे। लेकिन यहां पे कोरियोलिस बल काम करेगा। अब ये वाला पॉइंट तो तेजी से रोटेट कर रहा है और ये वाला पॉइंट धीरे धीरे रोटेट कर रहा है, ठीक है, ओके। तो ऐसे में क्या होगा, जब ये तेजी से रोटेट कर रहा है तो जैसे ये फायर करेगा इस पे एक डिफ्लेक्शन फोर्स काम करेगा, क्योंकि रोटेट भी किधर कर रहा है भाई, वेस्ट से ईस्ट डायरेक्शन में, इसलिए डिफ्लेक्शन भी किधर लग रहा है, इधर लग रहा है, ठीक है। तो जैसे इसने फायर किया इस पे, उसी रोटेशन के वजह से जो डिफ्लेक्शन लगा, उसकी डिफ्लेक्शन की वजह से ये ऐसे टर्न कर गया, और जाना तो था इसको यहां पे, और जाके गिर गया कहां पे, ये चाइना के ऊपर, ओके। तो ऐसी सिचुएशन में क्या होगा, ये देख रहे हैं इसका एक्चुअल पाथ जो है एक्सपेक्टेड पाथ से चेंज हो जाता है। हमने एक्सपेक्ट किया था सीधे लीनियर जाएगा, बट ये कर्व बना के एक्चुअल पाथ इसका टर्न कर जाता है। तो ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, फेरल भैया ने क्या बताया था कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में आपका जो कोरियोलिस फोर्स होता है वो मूविंग ऑब्जेक्ट के राइट डायरेक्शन में डिफ्लेक्शन फोर्स लगाता है, डिफ्लेक्ट करता है। तो ऑब्जेक्ट इधर मूव कर रहा है तो इसका राइट किधर होगा, इस तरफ, तो इधर लगाएगा। और उसका रिवर्स कर दे अगर हम, वाइस वर्सा, तो सदर्न हेमिस्फीयर में अगर हम बात करें तो वहां पे क्या होगा भाई, उल्टा, वेट, वहां पे सॉरी, सदर्न हेमिस्फीयर में बात करें तो वहां पे ये क्या करेगा, लेफ्ट डायरेक्शन में लगता है, यहां पे राइट डायरेक्शन में, यहां पे लेफ्ट डायरेक्शन। ओके, चले, तो आई होप आपको ये कोरियोलिस का जो इंपैक्ट है वो समझ में आया होगा। चलिए
ओके तो फर्स्ट फैक्टर क्या हुआ हमारा इन विंड्स को फ्लो कराने का, कोरियोलिस फोर्स, ठीक है। कोरियोलिस इफेक्ट जो होता है उसकी वजह से ये जो विंड्स हैं जब ये हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर मूव कर रही होती हैं तो क्या बनाती हैं, कर्व बनाती है। अभी हमने पाथ देखा था कर्व बनाते हुए, ठीक है ना। ये कर्व बनाते हुए मूव करती है। चूंकि हमारा नॉर्दर्न है, अगर हम अर्थ की बात करें वेस्ट टू ईस्ट है, तो ये कर्व भी हमारा वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन में मूव करने लगता है, ठीक है। इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर द कोरियोलिस इफेक्ट कॉज थिंग्स द कर्व to the right direction and the southern hemisphere to the left direction। क्लियर है, उसी बात को यहाँ पे एक्सप्लेन किया। ये देख रहे होंगे यहाँ पे डिफ्लेक्शन राइट में लग रहा है, यहाँ पे भी अगर डायरेक्शन ये होगा तो इसका डिफ्लेक्शन किधर लगेगा, राइट डायरेक्शन, ध्यान रखिएगा, ओके। और जो सदर्न हेमिस्फीयर है वहां पे लेफ्ट डायरेक्शन में डिफ्लेक्शन लगता है। क्लियर है, सिंपल सा वही लॉजिक ध्यान रखिएगा कि भाई यहां तो आपको लग रहा होगा कि यार इस पॉइंट से ऊपर जा रहा है तो इधर जा रहा है, इस पॉइंट से नीचे आ रहा है तो इधर जा रहा है। तो मैंने वो चीज बताई, उस पॉइंट को ध्यान रखिए कि जैसे जैसे हम नीचे जा रहे हैं इक्वेटर के क्लोज, ये वाला पॉइंट तेजी से घूम रहा है और ऊपर वाला पॉइंट धीरे धीरे। तो जो ऊपर यहां से मान लो कोई चीज नीचे भेजी जा रही है, ठीक है, तो यहां से देखिए ये वाला धीरे मूव कर रहा है और ये वाला तेजी से, तो हमको फोकस तो करना था यहाँ पे, ठीक है, ओके। लेकिन हाँ, अब ये क्या हुआ कि ये इसके जैसे इसने यहां से मान लो फायर किया, जस्ट इमेजिन फायर किया, तो ये वाला पॉइंट तो आगे मूव कर गया और इसका डिफ्लेक्शन क्या लगेगा, इस तरफ डायरेक्शन में लगेगा, ठीक है। यानी इधर वाला नीचे वाला जो लेयर है वो तेजी से मूव कर रहा है, ऊपर वाला स्लो मूव कर रहा है, ठीक है, जिसकी वजह से जब तक ये इधर आया वो आगे निकल गया, ठीक। तो ये डिफ्लेक्शन यहाँ पे एक्चुअल पाथ इसका इस तरीके से बन जाता है। क्लियर है, तो आपको ये पॉइंट ध्यान रखना है लेफ्ट और राइट कहां पर किस हेमिस्फीयर में हो रहा है। क्लियर, तो कोरियोलिस फोर्स एक कारण है जिसकी वजह से ये जो आपकी कौन सी जेट स्ट्रीम है उनमें एक डिफ्लेक्शन फोर्स लगता है, ठीक है। दूसरा इफेक्ट की हम बात करें, दूसरा है भाई आपका प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स। प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स अभी मैंने बताया क्या है प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स, कि डिस्टेंस के साथ जब प्रेशर में चेंजेस हो रहे हैं तो वो जो चेंज की रेट है, रेट ऑफ चेंज, ओके ना, उसी को क्या कहते हैं हम लोग, प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स कहते हैं। क्लियर, ओके। यहाँ पे एग्जांपल दिया, देखिए ये आइसोबार। अच्छा, प्रेशर ग्रेडियंट जो है, ओके, अगर हम बात करें आइसोबार, व्हाट इज आइसोबार? आइसोबार क्या होता है? आइसो मतलब ये एक प्रीफिक्स है, आइसो, आइसो यानी इक्वल, एक तरीके से बोल दे समान टाइप का। और बार, बार मिली बार, हम प्रेशर को बार में मेजर करते हैं ना, मिली बार में, ओके। तो आइसो बार क्या हुआ, आइसो बार हमारे मैप पे अगर हम बात करें, आपने देखा होगा ऐसे कॉन्टूर लाइन टाइप की बनी होती है इस तरीके से, ओके। तो आइसो बार क्या हुआ, आइसो बार ऐसी इमेजनरी लाइन है जहां पर, जिस पर सिचुएटेड ईच एंड एवरी पॉइंट पर क्या होता है, हर एक पॉइंट पे प्रेशर इक्वल होता है, ठीक है ना। यहां पे अगर हम बात करें, जस्ट इमेजिन यहां पे मान लो 250 मिली बार है, ओके, प्रेशर, तो यहां पे भी 250 मिली बार होगा, यहां पे भी 250 मिली बार होगा, ओके। सिमिलरली इस पॉइंट पे बात करूं मैं, मान लो यहां पे 150 है, तो इस लाइन पे जहां जहां किसी भी पॉइंट पर देखें 150 मिली बार होगा, ओके। तो ऐसे समान प्रेशर वाले प्लेसेस को जब मैच करते हुए कोई हम इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करते हैं, दैट लाइन इज नोन एज आइसोबार लाइन, ओके। क्लियर, ओके। तो आइसोबार ये लाइन है आपकी, यानी इस पे सभी जगह प्रेशर और यहाँ पे प्रेशर आपका अलग अलग और सेम सेम है, इस लाइन पे सेम, इस लाइन पे सेम, ओके। अब देखिए, जस्ट इमेजिन, मान लो यहाँ पे हाई प्रेशर है और यहाँ पे लो प्रेशर है। क्लियर भाई, ओके। आपको पता है विंड्स किधर से किधर फ्लो करती है, यानी जो प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स लग रहा है वो हाई से लो की तरफ लगता है। विंड जो है हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर मूव करती है। तो जब विंड्स आगे इधर ऐसे मूव कर रही है तो किसके अंडर में, इसी प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स के अंडर में काम कर रही है, ठीक है। अब यहाँ पे एक बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर आता है, ठीक है, इसको ध्यान से समझिए। हम चलते हैं इस वाली स्लाइड पे और भाई यहां समझते हैं इस चीज को, एक मिनट, हाँ यहां देखते हैं। देखिए, 3 फैक्टर मैंने बताए थे विंड्स मूवमेंट में, कि भाई पहला था प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स, दूसरा था आपका फ्रिक्शन, एंड द थर्ड वन इज कोरियोलिस फोर्स, ओके। अब हमें पता है, देखिए, जैसे जैसे हम अर्थ के सरफेस से ऊपर जाएंगे, ओके, यानी हमारा जो नीचे लैंड सरफेस का जो फ्रिक्शन है वो खत्म हो जाता है, तो ऊपर ट्रोपोपोज के आसपास जो एरिया है, जोन है, वहां पे फ्रिक्शन जो होता है बहुत कम, न के बराबर होता है, ठीक है ना। तो ऐसे फ्रिक्शन लेस एरिया
एरिया में जब ये विंड्स मूव करती है तो देखिए यहां पे तीन फोर्सेस काम कर रहे हैं, इधर देखिएगा। पहला हो गया आपका प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स, दैट इज PGF लिख दे रहा हूं मैं उसका। ओके ये विंड मूवमेंट के, आप जिस डायरेक्शन में प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स है विंड मूवमेंट कर रही है इनिशियल पोजीशन पे। अब देखिए दूसरा है आपका कोरियोलिस फोर्स, ये परपेंडिकुलर होता है विंड मूवमेंट के, कोरियोलिस फोर्स। ओके और तीसरा हो गया आपका, ये तीनों आपस में एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जेड एक्सिस के ऐसे समझिएगा, इट इज अ फ्रिक्शन। ओके ये तीनों क्या करते हैं, ये इधर खींच रहा है ये विंड को इधर, ये इधर रिपल्स कर रहा है, ठीक है। तो ऐसे में जो फोर्स ज्यादा इफेक्टिव होगा उसी डायरेक्शन में विंड क्या करेगी, मूव करना शुरू कर देती है। अब हमें पता है कि सरफेस से ऊपर गए, हम अपर ट्रोपोस्फियर में बात कर रहे हैं इस वाले में, तो यहां पे फ्रिक्शन तो भाई आपका खत्म हो गया, एक फोर्स हमने हटा दिया। अब बचे कौन से फोर्स, दो फोर्स, प्रेशर और कोरियोलिस, प्रेशर ग्रेडियंट और कोरियोलिस फोर्स। ओके अब यहां पे देखें कोरियोलिस फोर्स और प्रेशर ग्रेडियंट, इनिशियल पोजीशन में क्या है, प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स ऐसे मूव कर रहा है, ठीक है। जैसे जैसे आगे ऊपर जा रहा है, यानी अगर हम बात करें इक्वेटर से पोल की तरफ मूव कर रहा है, ओके, तो ऐसे में क्या हो रहा है भाई, प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स जो है इस पर, सॉरी कोरियोलिस फोर्स जो है इस पर इफेक्टिव होता जा रहा है, प्रभावी होता जा रहा है, ठीक है। एक पॉइंट ध्यान रखिएगा, कोरियोलिस फोर्स जो होता है ये मैक्सिमम कहां पे होता है, पोल्स पे होता है, ओके और मिनिमम कहां पे होता है, ये इक्वेटर पे होता है, क्लियर है। ओके इक्वेटर पे ये 0 होता है, पोल्स पर ये मैक्सिमम होता है। तो जब ये कोरियोलिस फोर्स जैसे जैसे इक्वेटर से, मान लो यहां पे इक्वेटर है आपका और इधर से पोल की तरफ जा रहा है, तो इस पे कोरियोलिस फोर्स क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। ओके तो ये कोरियोलिस फोर्स जैसे जैसे इंक्रीज करेगा, आप देखिए विंड यहां से डिफ्लेक्ट होना शुरू हुई क्योंकि कोरियोलिस फोर्स अपनी तरफ उसको खींचने की कोशिश कर रहा है। अब विंड इधर, कोरियोलिस फोर्स इधर, विंड की डायरेक्शन यहां चेंज हो रही है, प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स वैसे ही बना रहेगा, हाई प्रेशर लो प्रेशर चेंज थोड़ी होगा, वो ऐसे ही रहेगा। ये आपकी विंड की डायरेक्शन इस कोरियोलिस फोर्स की वजह से डिफ्लेक्ट होती जा रही है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में राइट साइड में डिफ्लेक्ट हो रही है। ओके अब यहां पे कोरियोलिस फोर्स इधर, विंड की डायरेक्शन इधर, उसके परपेंडिकुलर यहां पे, जहां जहां विंड उसी के परपेंडिकुलर कोरियोलिस फोर्स। अब फाइनली विंड इधर इसके परपेंडिकुलर कोरियोलिस फोर्स। ओके कोरियोलिस फोर्स तब तक ये इफेक्टिव काम करती रहेगी इस पे जब तक ये प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स के अपोजिट में और बैलेंस में ना आ जाए। ओके अब यहां पे इस पॉइंट पे देख रहे हैं, नीचे है कोरियोलिस फोर्स, ऊपर है आपका प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स, ये दोनों अपोजिट हो गए और बैलेंसिंग पोजीशन में आ गए, ठीक है। ऐसी सिचुएशन में अब विंड जो है ये एक स्टेशनरी डायरेक्शन में, ओके विच इज वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन में ये एक फ्लो करना शुरू कर देता है, क्लियर है भाई। तो ये जो था एक स्टेप बाय स्टेप किस तरीके से जैसे जैसे ये पोल की तरफ मूव कर रहा है, कोरियोलिस फोर्स का इफेक्ट ज्यादा बढ़ता जा रहा है और वो विंड्स को अपनी ओर खींचती जा रही है, और जिधर विंड्स मूव कर रही है उसके परपेंडिकुलर ये कोरियोलिस फोर्स, तो फाइनली ये इस पोजीशन में आ जाते हैं किसमें, प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स के अपोजिट हो जाता है कोरियोलिस फोर्स, जिसकी वजह से वेस्ट से ईस्ट डायरेक्शन में ये जेट स्ट्रीम क्या करने लगती है, मूव करने लगती है। इसी विंड को, इन्हीं विंड्स को हम लोग भाई किस नाम से जानते हैं, दैट इज कॉल्ड जियोस्ट्रॉपिक विंड। ओके ये वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, व्हाट इज जियोस्ट्रॉपिक विंड। ओके तो इट इज अ विंड वेयर, अगर हम बात करें ऐसी विंड है ये जो कि आपकी आइसोबार लाइन के पैरेलल मूव करती है। ओके ये कौन सी विंड्स हैं, ये ऐसी विंड है जो आइसोबार लाइन के, क्यों, क्योंकि प्रेशर ग्रेडियंट और कोरियोलिस फोर्स आपका अपोजिट एंड बैलेंस हो गया, जिसकी वजह से अब कोई भी अपनी ओर नहीं खींच रहा है, और ये आपका बैलेंस मोड में जो विंड है वो वेस्ट से ईस्ट डायरेक्शन की ओर इसी आइसोबार लाइन के पैरेलली मूव करता रहता है, क्लियर है। ओके तो यही यहां पे देखो दिया है, प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स इज इक्वली बैलेंस कोरियोलिस फोर्स एंड नेट फोर्स क्या हो जाता है इसमें, 0 हो जाएगा, देन विंड क्या करेगी, इस डायरेक्शन में मूव करना स्टार्ट कर देगी। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। तो ये तीन फैक्टर जो होते हैं वो जो जेट स्ट्रीम है उनको डायरेक्शन देने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है ना। इसी वजह से जेट स्ट्रीम जो चल तो रही थी साउथ से नॉर्थ की तरफ, ओके लेकिन क्या हो जाता है उसमें, डिफ्लेक्शन फोर्स लगता है, फ्रिक्शन ऊपर एटमॉस्फेयर में कम हो जाता है, ऐसी सिचुएशन में आपकी ये डायरेक्शन जो है नॉर्थ साउथ की जगह ये वेस्ट से ईस्ट की ओर मूव करने लगती है। ओके चले
इसमें देखते हैं हम लोग कोरियोलिस फोर्स का सॉरी जेट स्ट्रीम को देख लेते हैं एक पोजीशन। हमने अभी पिछले वीडियोस में कुछ हमने प्रेशर बेल्ट की बात की थी। उन प्रेशर बेल्ट में इक्वेटर पे देखा था हमने, यहाँ पे लो प्रेशर बेल्ट था, ओके, यहाँ पे हाई प्रेशर बेल्ट था, यहाँ पे फिर लो प्रेशर बेल्ट था, और पोल पे हाई प्रेशर बेल्ट था, ओके। इसको हमने सेल्यूलर ट्राई सेल्यूलर एक सिस्टम बनाया था, ओके, जिसमें हमने बात की थी यहाँ पे 3 सेल का फॉर्मेशन होता है। पहली सेल कौन सी थी भाई? हेडली सेल, हेडले सेल, दूसरी फेरल सेल, और तीसरी आपकी पोलर सेल, पोलर सेल। ये पोलर, फेरल और हेडले, ओके। अब देखिए यहाँ पे जब इक्वेटर से एयर गर्म होकर राइज हो रही है, ठीक है, राइज होने के बाद क्या होता है, ये अपर ट्रोपोस्फियर तक पहुंच रही है। अब उसके बाद क्या होता है, धीरे धीरे ठंडी होती है। यहां पे अच्छा लो प्रेशर होगा, तो जब ऊपर ये एयर यहां पे जा रही है तो ये सारा एयर मास यहां पे जमा हो रहा है, तो यहां पे कंपैरेटिवली क्या हो जाएगा, हाई प्रेशर क्रिएट होगा। अब हाई प्रेशर होगा इस पॉइंट पे, तो विंड इस डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट करना शुरू करेगी, इधर से इधर और इस तरफ मूव करेगी। ये विंड्स यहाँ पे जा रही है आगे, जैसे जैसे आगे बढ़ेगी ये, चूंकि गर्म विंड्स आगे ऊपर आगे आगे जाते जाते ठंडी होती जाती है, हैवी होती जाती है, और ठंडी और हैवी होने की वजह से क्या होता है, ये यहीं पे सिंक करने लगती है, ठीक है। ऐसी सिचुएशन में क्या होगा, जैसे जैसे यहाँ पे सिंक करेगी, यहाँ पे एयर मासेस जो होगा उनका प्रेशर बढ़ जाएगा, ठीक है। और इस पोजीशन पे अगर हम बात करें, यहाँ पे कंपैरेटिवली क्या बन जाएगा, लो प्रेशर बन जाएगा, ठीक है। यानी इनके बाउंड्री पे, यानी फेरल सेल और हेडली सेल की जो बाउंड्री है ऊपर अपर ट्रोपोस्फियर में, वहां पे एक लो प्रेशर बन गया, ठीक है। दूसरा, सिमिलरली डायनेमिक इफेक्ट की वजह से, अर्थ के डायनेमिक इफेक्ट की वजह से यहाँ पे जो राइज कर रही है ये एयर, ठीक है, तो इसकी वजह से यहां तो लो प्रेशर बना, लेकिन ये एयर जब ऊपर जा रही है तो यहाँ पे कौन सा प्रेशर बन गया, हाई प्रेशर, ठीक है। और इस हाई प्रेशर से फिर विंड्स इधर जा रही है, ठंडी हो रही है, सिंक कर रही है, इधर आ रही है, इधर जा रही है, ठंडी हो रही है, सिंक कर रही है, फिर इधर जा रही है, ठीक है। तो ये 2 पॉइंट है आपके, एक ये हाई प्रेशर वाला, एक ये लो प्रेशर वाला, ओके। इन्हीं दोनों बाउंड्रीज पे 2 डिफरेंट देखिए, ध्यान से देखिएगा इसको, इस ट्रॉपिकल एरिया से गर्म एयर आ रही है और इस एयर से कंपैरेटिवली ठंडी एयर आ रही है। तो एक तरफ कोल्ड एयर, अभी हमने स्टार्टिंग में डेफिनेशन में बात की थी जेट स्ट्रीम में, क्या था भाई, कि वहां पे वार्म एयर एंड कोल्ड एयर, दिखा दें आपको, हाँ, ये देखिए यहाँ पे सेपरेट मास ऑफ कोल्ड एयर एंड वार्म एयर, ठीक है। तो ऐसे में अगर हम इसको देखें, इस पॉइंट की बात करें, तो यहां पे वार्म एयर एंड कोल्ड एयर ये दोनों क्या कर रहा है, इस पॉइंट पे सेपरेट कर रहा है। जो प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स है यहाँ पे इफेक्टिव हो जाता है, जिसकी वजह से अभी वो सारी तीनों फैक्टर जो आपके काम करना, तीनों क्या, उसमें फ्रैक्शन तो ऊपर 0 कम हो जाएगा। ऐसे में क्या होगा, प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स और कोरियोलिस फोर्स इफेक्ट करना शुरू करता है, और जिसकी वजह से यहाँ पे एक जेट स्ट्रीम फॉर्मेशन होती है इस बाउंड्री पर, ओके। और इस जेट स्ट्रीम को इसके जोन के हिसाब से कौन सी जेट स्ट्रीम कहते हैं, दैट इज कॉल्ड सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम, ओके। ये सब ट्रॉपिकल एरिया में, तो इसी वजह से इसको हम क्या कहते हैं, सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम, ये आपको दिखाई दे रहा होगा। दूसरा चलते हैं, अब ये वाली एयर और ये वाली एयर, जब यहां से एयर नीचे से इधर जा रही है, ये कंपैरेटिवली गर्म है और ये कंपैरेटिवली ठंडी है, ठीक है ना, क्योंकि यहां से आपका इस वाले लैटिट्यूड से जा रही है और ये पोल से आ रही है, तो ये हवाएं ठंडी होंगी और ये हवा आपकी गर्म होगी। जब ये यहाँ पे मिलेंगी, ऊपर राइज करेंगी, तो इनके दोनों के डिफरेंट नेचर की वजह से यहाँ पे भी एक प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स डेवलप हो रहा है। आपको दिख रहा होगा यहाँ पे हाई प्रेशर क्रिएट हो चुका है, ओके। ऐसे में 2 डिफरेंट नेचर की एयर अगेन यहाँ पे मिल रही है, प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स और कोरियोलिस फोर्स यहाँ पे और ज्यादा इफेक्टिव होता है, ठीक है ना। जैसे जैसे पोल वार्ड मूव करते जाएंगे, कोरियोलिस फोर्स क्या होता है, बढ़ता जाता है। ऐसे में क्या होगा भाई, यहाँ पे भी एक आपका जेट स्ट्रीम डेवलप होगी, जो कि वेस्ट से ईस्ट डायरेक्शन में मूव करेगी। क्लियर है। दूसरी पॉइंट, तो इस जेट स्ट्रीम को हमने क्या नाम दे दिया, इसको हमने नाम दिया, इट इज अ पोलर जेट स्ट्रीम। तो हमारे अर्थ पर इस तरीके से अगर हम देखें, टोटल 4 जेट स्ट्रीम काम करती हैं जो मेन है, ओके। कौन सी, पहली हो गई आपकी पोलर जेट स्ट्रीम, दूसरा सब ट्रॉपिकल, तीसरा आपका पोलर जेट स्ट्रीम सदर्न हेमिस्फीयर, चौथा आपका सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम सदर्न हेमिस्फीयर, ओके। तो 4 ये जो मेजर आपकी जेट स्ट्रीम है, ये इन एरिया में फ्लो करते हैं। क्लियर है। अब बात करते हैं इनके मिएंडर्स की। ये जो मिएंडर्स बना रहे हैं, आपको दिख रहे होंगे ऐसे विसर्प के आकार के, सांप के आकार के, ये, ओके। इनके जो मिएंडर्स का कारण है वो है टेम्परेचर, ओके।
यहाँ पे जिन एरिया में, जैसे ये लैंड इफेक्ट दिख रहा होगा यहाँ पे, जब ये नीचे की ओर आ रहे हैं, ठीक है, जहां जहां लैंड होगा वहां पे प्रेशर क्या होता है, यानी हाई प्रेशर, वहां की विंड्स ज्यादा, क्योंकि आपको पता है लैंड ज्यादा ठंडे हो जाते हैं, तेजी से ठंडे होते हैं और जल्दी गर्म होते हैं, और ओशन धीरे धीरे ठंडा गर्म होता है, तो यहाँ पे ज्यादा वेरिएशन नहीं मिलेगा, इन एरिया में ज्यादा वेरिएशन मिलता है। तो यहाँ पे मिएंडर्स ज्यादा नीचे तक क्लोज टू इक्वेटर के ये आते हैं, तो यहाँ पे आपका हाई प्रेशर और नीचे से आपका जो है गर्म एयर ऊपर की ओर मूव कर रही है, तो यहाँ पे ये आपका इस तरीके से लो प्रेशर वाले एरिया, हाई प्रेशर। तो जब ये मिएंडर्स, यही लो प्रेशर हाई प्रेशर का क्या है, इनके बीच का जो डिफरेंसेस है ये मिएंडर्स क्रिएट कर रहा है, ठीक है ना। इनके बीच में ही क्या होता है भाई, एयर, कई बार मिएंडर्स इतने ज्यादा डीप हो जाते हैं, जैसे हमने रिवर्स में देखेंगे, रिवर्स वाले सेक्शन में, कि जब नदियां इस तरीके से मिएंडर्स बनाती हैं, ओके, कई बार मिएंडर्स ऐसे हो जाते हैं, इतने डीप हो जाते हैं कि वो इनको कट कर देते हैं अपनी इस टर्न को, और वो इस तरीके से सीधे निकल गए और ये कटा हुआ रह गया। तो ये जो कटा हुआ पोर्शन ऐसे ही इसमें भी बचा रह जाता है, ठीक है, इस तरीके से। तो ये रोटेटिंग एयर मास बन जाता है यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि जेट स्ट्रीम इसको छोड़ के जा चुकी, लेकिन ये वाला एयर अभी भी रोटेट कर रहा है, ठीक है। तो ऐसे में यहाँ पे आपका साइक्लोनिक कंडीशन बन जाती है, ठीक है। वो साइक्लोन जो होते हैं यहाँ पे टेम्परेट साइक्लोन के रूप में ही डेवलप होता है, ठीक। तो इन्हीं जेट स्ट्रीम से इस एरिया में आपके टेम्परेट साइक्लोन्स का भी फॉर्मेशन देखने को मिल जाता है, ठीक है। ओके, टेम्परेचर वेरिएशन और प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स इसमें मेन फैक्टर हो जाते हैं, ठीक। तो भाई इसमें हमने आपके चार हमने जेट स्ट्रीम की बात की, जिसमें 2 नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में और 2 सदर्न हेमिस्फीयर में हमारे जेट स्ट्रीम्स है, ओके। देखिए जेट स्ट्रीम का अगर हम बेसिक सी बात करें, जेट स्ट्रीम जो है ये वेस्ट से ईस्ट डायरेक्शन में मूव करता है, अभी हमने देखा, ओके। इसको सबसे पहले हमने सेकेंड वर्ल्ड वार में ऑब्जर्व किया, ओके। तो सेकेंड वर्ल्ड वार में जब क्या हुआ कि भाई जब जेट वायुयान जो थे इन एरिया में फ्लो करना शुरू किए, तो अपोजिट डायरेक्शन में जब वो मूव कर रहे थे इसके, तो क्या हुआ, उनको एक थ्रस्ट फील हुआ। थ्रस्ट ऐसे कि उनको काफी फ्यूल कंजम्पशन हो रहा है और स्पीड उनकी नहीं बढ़ पा रही है, ठीक है, और अपोजिट डायरेक्शन से उनको थ्रस्ट फील हो रहा है। उन्होंने ऐसा फील किया कि सामने से कोई फोर्स है जो हमको रिपल्स कर रहा है, हमारी स्पीड को रोकने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। तो ऐसे में इसका जब स्टडी किया गया तब पता चला कि अपर ट्रोपोस्फीयर में इस तरीके की एक विंड होती है जो वेस्ट से ईस्ट में, इसलिए जब भी कभी मान लो इधर वेस्ट से ईस्ट डायरेक्शन में मूव करना होता है, ठीक है, तो ऐसी सिचुएशन में क्या होगा भाई, ऐसी सिचुएशन में हम क्या करते हैं, जैसे कॉमर्शियल फ्लाइट्स होती है उनको इस एरिया में ले आए, अब वेस्ट से ईस्ट जेट स्ट्रीम मूव कर रही है, इसमें ला दिया, तो यहाँ पे फ्यूल कंजम्पशन कम लगेगा। ये जेट स्ट्रीम काफी तेज मूव कर रही हैं, यहाँ पे इनको आगे बढ़ने में हेल्प प्रोवाइड करेंगे, ठीक है ना, थ्रस्ट कम रहेगा जिसकी वजह से फ्यूल कंजम्पशन कम लगेगा, ओके, और यहाँ पे उन कंपनियों को फायदा भी हो जाता है इससे, ठीक है, फ्यूल कंजम्पशन की वजह से। तो ठीक है, ये जो था हमारा जेट स्ट्रीम, इस सेंस में हमने इसको देखा, क्लियर है। तो आई होप इसमें मैंने आपको उन सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को क्लियर कराया होगा जो आपको जानने के लिए जरूरी थे जेट स्ट्रीम से रिलेटेड, क्लियर है, ओके। अब बात करते हैं एक जेट स्ट्रीम जो टेम्परेरी जेट स्ट्रीम है, दैट इज नॉट परमानेंट, टेम्परेरी जेट स्ट्रीम है, और उसका वेदर पे क्या इंपैक्ट पड़ता है, इंडियन वेदर पे, ओके, उसको देखें। तो देखिए यहां समझिएगा इस चीज को, मान लो ये आपका हमारा इंडिया है और यहाँ पे आपका तिब्बतन प्लेट्यू है, ओके, ये आपका इक्वेटर हो गया, यहाँ पे अफ्रीका, यहाँ पे आपका मेडागास्कर, इधर मैस्केरन आइलैंड, ओके। अब ऐसे में क्या होता है, एक विंटर समर टाइम में, ठीक है ना, समर टाइम में ये वाला तिब्बतन प्लेट्यू जो होता है बहुत ज्यादा हीटअप हो जाता है, ठीक है। ITCZ इस समय यहाँ पहुंचा रहता है और जो हमारा टेम्परेचर होता है वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे परपेंडिकुलर पड़ रहा है। ऐसे में क्या होता है भाई कि जो तिब्बतन प्लेट्यू बहुत ज्यादा हीटअप हो जाता है। अब हीटअप होने से यहाँ पे एयर जो होती है वो राइज करती है, एयर राइज करती है, ओके, तो यहाँ पे लो प्रेशर क्रिएट होता है। ये एयर यहाँ से उठने के बाद अपर ट्रोपोस्फियर में मूव करते हुए कहाँ पहुंचती है, इस एरिया में पहुंचती है, ये मेडागास्कर के आसपास, मैस्करेन आइलैंड के आसपास यहाँ पहुंचती है, क्लियर है, ओके। और यहाँ पे सिंक करती है, यहाँ पे हाई प्रेशर, और ये हाई प्रेशर चूंकि यहाँ पे लो प्रेशर है इंडियन एरिया में, मतलब अगर हम नॉर्थ इंडियन प्लेन की बात करें यहाँ पे भी लो प्रेशर है,
तो हाई प्रेशर, इस हाई प्रेशर से इस लो प्रेशर की ओर क्या होता है, फिर अगेन ग्राउंड पे ये अपर ट्रोपोस्फियर में मूव कर रहा है, ये हमारे क्लोज टू सरफेस, ओके ना, लैंड सरफेस और सी सरफेस इस पे मूव कर रहा है। तो इस डायरेक्शन में ये विंड फ्लो करना शुरू करती है। तो जब ये विंड यहां से हाई प्रेशर से इस लो प्रेशर की ओर जाती है, तो ऐसे में जो आपकी वो ट्रेड विंड है जो ITCZ को फॉलो करते हुए इक्वेटर को क्रॉस करके ऊपर आई, जिसको हम लोग साउथ वेस्ट मानसून कहते हैं, उसको ये थ्रस्ट प्रोवाइड करा रही है। क्लियर है? जिसकी वजह से ये जो विंड्स है ये काफी इफेक्टिवली और काफी अधिक मात्रा में हमारे इंडियन जो ज्योग्राफिकल लैंड है उस पर एंटर करती हैं, और जिसकी वजह से हमारा मॉनसून जो होता है स्ट्रेंथन होता है, पावरफुल होता है, ठीक है ना, और वर्षा जो है औसत से अधिक मात्रा में हमको रिसीव होती है। तो इस जेट स्ट्रीम को, चूंकि डायरेक्शन इसकी ईस्ट है, इसलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं भाई, ट्रॉपिकल एरिया है। तो दैट इज कॉल्ड ट्रॉपिकल ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम। जेट स्ट्रीम, तो ये आपकी एक टेम्पररी जेट स्ट्रीम है। इट इज नॉट अ परमानेंट, बिकॉज ये समर टाइम में ही आपका डेवलप होगा, विंटर्स में आपको ये दिखाई नहीं देगा। क्लियर है? ओके, तो हमने यहाँ पे इसको देखा, टेम्पररी जेट स्ट्रीम, एक ट्रॉपिकल ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम, जो कि क्या कर रहा है, इंडियन मॉनसून को इस तरीके से स्ट्रेंथन करता है। क्लियर है? तो ये भाई एक छोटा सा टॉपिक था, बड़ा ही इंपॉर्टेंट था, हालांकि थोड़ा कॉम्प्लेक्स रहा होगा, लेकिन हमने कोशिश ये की है कि आपको वो सारे इंपॉर्टेंट फैक्टर जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो आपको समझाए। ओके, तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। चलिए फिर मिलते हैं फिर हम नेक्स्ट वीडियो में, ओके, और बात करेंगे आगे क्लाइमेटोलॉजी के अदर फैक्टर्स पे, अदर फिनोमेना पे। ओके, टिल देन गुड बाय। ओके, थैंक यू।